LIC हाउसिंग फाइनेंस पर नजर डालते हैं। दूसरी तिमाही में LIC हाउसिंग फाइनेंस की ब्याज से आय में 6% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन मुनाफे की बात करें तो यहां पर 12% की बढ़त हुई है। नतीजों पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के MD और CEO त्रिभुवन अधिकारी जी। अधिकारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले इंडिविजुअल लोन, होम लोन ग्रोथ पर चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री ने डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है, लेकिन आपके कंपनी की बात करें तो इंडिविजुअल होम लोन डिसबर्समेंट में केवल सिंगल डिजिट का ग्रोथ दिखा है। क्या हमें बता सकते हैं इसकी वजह क्या थी, और दूसरे कुछ क्वार्टर्स के लिए क्या नजरिया रहेगा आपका इस सेगमेंट के लिए? नहीं, देखिए, एक तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा बेस जो है बहुत बड़ा है ना। हम लगभग 2 लाख, इस वक्त 2,94,000 हजार करोड़ के एक बेस पे बैठे हुए हैं। और मेरी कुछ समकक्ष कंपनियां जो हैं वो 30,000, 40,000, 50,000 AUM साइज पे बैठी हुई हैं। तो स्वाभाविक है कि जो कंपनी 30,000 पे है, अगर वो मान लीजिए 15% ग्रोथ दिखाती है, तो उसे ग्रो मतलब वॉल्यूम ग्रोथ जो है उसकी कम होगी। और वही उतना ही वॉल्यूम ग्रोथ अगर मैं दिखाऊं तो वो आपको कम दर्शाएगा। तो एक कारण तो ये है हमारा एसेट बेस। और जहाँ तक ग्रोथ की बात है, आप तो AUM की बात कर रहे थे, मैं अगर डिसबर्समेंट की बात करूं तो हमारा क्वार्टर ठीक ही रहा है। 16,476 करोड़ की डिसबर्समेंट्स हमने इस Q2 में किए हैं। पिछले Q2 यानी कि पिछले वर्ष Q2 में हमने 14,665 करोड़ की डिसबर्समेंट किए थे। तो ईयर ऑन ईयर हमारा 12% का ग्रोथ है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं तो लगभग 27% का ग्रोथ है। तो डिसबर्समेंट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27% है, तो ग्रोथ हमारा ठीक ठाक है। हाँ, ठीक ठाक है मैं कह रहा हूँ, पर हाँ, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ग्रोथ और बढ़े। कौन कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके बिजनेस में और इजाफा हो। जहाँ तक AUM ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो करीबन 6% की इस वक्त हम लोग AUM ग्रोथ दर्शा रहे हैं। साल की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस साल हम 10% के आसपास की ग्रोथ का टारगेट करेंगे। मुझे लगता है कि हम उसी ट्रेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और साल को जब हम समाप्त करेंगे तो हमारी ग्रोथ डबल डिजिट में होगी। ठीक है, तो ये है नज़रिया। लेकिन थोड़ा आगे अगर हम देखें, और ख़ासतौर पे आपकी होलसेल बुक को देखें, तो ओवरऑल आपकी जो बुक है उसमें उसकी भागीदारी, उसका समावेश कितना है? देखिए, इस वक्त अगर Q2 के एंड की बात करूं तो हमारा होलसेल बुक लगभग 3%, हमारे पूरे पोर्टफोलियो का 3% हमारा होलसेल बुक है। हाँ, होलसेल बुक में ऐसा नहीं है कि हमने ग्रोथ इसी साल बढ़ाई है। हम लोग होलसेल बुक पहले भी देख रहे थे, पर हमारा इतिहास होलसेल लेंडिंग में अन्य कॉम्पिटिटर्स के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो कॉशियस हम थे पिछले वर्षों में। इस साल भी हम कॉशियस हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बिना देखे समझे हम होलसेल बुक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कॉशियस है, कुछ सेलेक्ट कंपनीज हम लोगों ने सेलेक्ट की हैं जिनकी एक्सटर्नल रेटिंग अच्छी है, जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, और उन कंपनी के साथ में हमारी वार्ता चल रही है, हम एंगेज कर रहे हैं। तो होलसेल बुक में इस क्वार्टर में करीबन हमने 1,500 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है, जो कि अगर पिछले साल की इसी क्वार्टर की बात करें तो पिछले साल केवल 500 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ था। तो होलसेल बुक में ग्रोथ आ रही है, पर और हम फोकस भी हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि देखभाल करके हम इस बुक को ग्रो करना चाहेंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो गत वर्षों में एसेट क्वालिटी को लेकर के जो होलसेल बुक में हमें समस्याएं आई, वो आने वाले वर्षों में फिर से दोहराई जाए। बिल्कुल, और इसका इम्पैक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर कैसा दिखाई दे सकता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर आपकी गाइडेंस क्या रहेगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए? निम्स का इस साल, हाँ, इस क्वार्टर में जरूर हमारे निम करीबन 25 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। पिछले क्वार्टर पे हमारा ग्रॉस NPA रेशियो 3.31 पे था, और इस समय हम 3.06 पे हैं। एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्वार्टर दर क्वार्टर हमारी एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रही है। और इस क्वार्टर में हमारी स्टेज 3 यानी कि स्टेज 3 NPAs में करीबन 507 करोड़ की गिरावट आई है।
और ये सब नॉर्मल है, कोई वन ऑफ इसमें नहीं है, कोई बड़ा अकाउंट रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। आने वाले Q3 और Q4 में मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ। जो काम हमने किया है पिछले साल और इस साल के Q1 में और Q2 में, उसका परिणाम हम लोगों को Q3 और Q4 में देखने को मिलेगा। कुछ बड़े लोन्स जो कि एनपीएस में है काफ़ी समय से, उनमें भी हम कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं। मैं यूँ कहूँ फॉरवर्ड मूवमेंट देख रहा हूँ। लोग हमारे पास आ रहे हैं, बॉर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं सेटल करने के लिए। साथ साथ हम लोग हमारी जो कानूनी गतिविधियां हैं इन डिलिंक्वेंट बोरोवर के प्रति, वो भी हम काफ़ी तेजी से और काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। तो होलसोल मैं समझता हूँ Q3 और Q4 में हमारे एसेट क्वालिटी में और भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और जब वर्ष हम एंड करेंगे, हम एक्सपेक्ट करता हूँ 3.06 जो इस वक्त है, वो डेफिनेटली 2.5 और 2.75 के बीच आए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट ने अपना नजरिया बताया पूरे साल FY25 के लिए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में कैसे इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, ऑटो सेक्टर पर नजर डालते हैं। याद रखें, निफ्टी ऑटो इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2.5% की गिरावट दिखी है और मांग में कमी के चलते ऑटो शेयरों में गिरावट दिख रही है। यहाँ तक कि दिवाली में भी गाड़ियों की बिक्री कम रही है। ऑटो शेयरों में गिरावट के और क्या कारण है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से रीजंस है और ट्रिगर्स हो सकते हैं आगे चलते हुए ऑटो सेक्टर के लिए। आशीषा, पिछले महीने तक अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो फर्राटा रफ्तार हम शेयरों में देख रहे थे, गाड़ियां भी बिक रही थी, लेकिन एक महीने से एक तरह से लग रहा है कि मंदी का साया सा आ गया है और अब स्लो लेन में पूरा का पूरा सेक्टर चला गया। सबसे बड़े रीजन की बात करें तो सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑटो शेयर चले बहुत थे। कोरोना खत्म होने के बाद से ही जो रफ्तार थी बाजार के मुकाबले वो ऑलमोस्ट डबल की थी और उसके चलते हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए थे। अभी भी वैल्यूएशन करेक्शन उतना नहीं हुआ, अभी भी वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं और ये चिंता बाजार को है। दूसरी चीज़ ये है कि डिमांड भी कमज़ोर है। मतलब वो डिमांड कितनी सस्टेन करेगी, ग्रोथ हो सेम मोमेंटम में लगातार नहीं रह सकती है, तो थोड़ी सी डिमांड स्लो है। त्योहारों का भी हम देख रहे हैं कि रौनक नहीं है सेक्टर में, शोरूम उतने गुलजार नहीं है, तो डिमांड का एक तरह से टेंशन है। तीसरी चीज़ ये है कि इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है ऑटो कंपनीज की। और अगर हम चौथी रीज़न की बात करें तो जो नतीजे हाल फिलहाल आए हैं वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अभी आप देखिए थोड़ी देर पहले मारुति सुजुकी की नतीजा है, उससे भी मतलब निराशा हासिल हुई है। मारुति सुजुकी इस वक्त निफ्टी का टॉप लूजर भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा अगर हम विस्तार में बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज तो 2-2.5% नीचे है, लेकिन पिछले एक महीने में अपने शिखर से करीब 15-17% नीचे आके कारोबार कर रहा है। मांग में कमजोरी है, वैल्यूएशन महंगे हैं, इसके चलते शेयरों में बिकवाली हो रही है। और अप्रैल 2024 के बाद से हम देख रहे हैं कि ऑटो कंपनियों की बिक्री में लगातार दबाव है। ये नहीं, जो नतीजा है उसमें भी कंसर्न्स कुछ हाईलाइट्स किए गए, जैसे कि बजाज ऑटो के जब नतीजे आए थे उन्होंने गाइडेंस को रिवाइज किया, लोअर एंड पे वो गाइडेंस को लेकर आए टू व्हीलर की, और उसके चलते हमने देखा कि जो तमाम ऑटो शेयर थे उन पर प्रेशर बनता हुआ दिखा। इन्वेंट्री जो है वो 67,000 से बढ़कर 77,000 पर पहुंच गई है, यानी कि इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि कारें बिक नहीं रही है और जो डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री है यानी कि बिना बिकी जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये स्लो डाउन के भी संकेत दे रहा है। यही नहीं, अगर हम सियाम जो कि ऑटो कंपनियों का संगठन है उनकी अगर हम अनुमान की बात करें तो जो अभी तक जो ग्रोथ रही है पहली छमाही में FY25 की वो रही है 0.5%। उम्मीद ये की जा रही है कि FY25 के सेकेंड हाफ में डिमांड थोड़ी सुधरेगी, लेकिन पहले जो उन्होंने ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया था 5 से 8% की रेंज थी, अब बता रहे हैं कि इस रेंज के लोअर एंड पर यानी कि 5% के आसपास की ग्रोथ होगी। और हम देख रहे हैं कि त्यौहार चल रहे हैं, कंपनियां डिस्काउंट दे रही हैं, ऑफर्स दे रही हैं, गिफ्ट्स बांट रही है, बावजूद उसके तमाम ऐसी कारें हैं जिन पर लाख रुपए से ज्यादा के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, खास तौर से वो मॉडल्स भी इसमें हैं जो काफी पॉपुलर हैं। तो ये चिंता की बात जरूर है। एक महीने में अगर हम निफ्टी वर्सेस ऑटो इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी करीब करीब 6-6.25% गिरा है, लेकिन ऑटो इंडेक्स की बात करें तो 15 से 16% के आसपास की गिरावट आ गई है। रिकॉर्ड ऊंचाई से ऑटो शेयर हम देख रहे हैं कि पिटाई के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से भाग रहे थे, चाहे वो
हीरो मोटो हो या फिर बजाज ऑटो या फिर टाटा मोटर्स में रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 30% के आसपास की गिरावट है। मारुति M&M में 16 से 18% की, और हाल में जो लिस्टेड कंपनी हुंडई उसमें 10% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें, बजाज ऑटो 24%, हीरो मोटो 23% और टीवीएस मोटर जो थोड़ा सा कम चला था वहां पर 18% के आसपास की गिरावट है। अप्रैल 2020 से अगर हम ऑटो शेयरों की चाल की बात करें तो इस दौरान ऑटो इंडेक्स 430% चढ़ा है, जबकि निफ्टी की जो ग्रोथ रही है वो रही है 201% की, यानी कि निफ्टी 3 गुना हुआ है, लेकिन ऑटो शेयर 5 गुना 6 गुने तक हो गए थे। और अगर कुछ नोटेबल शेयर जिनकी अगर हम चाल की बात करें इन 4-4.5 सालों में, तो टाटा मोटर का शेयर 1250%, M&M में करीब 900%, मारुति सुजुकी में करीब 200%, बजाज ऑटो करीब 400%, हीरो मोटो में 200% और टीवीएस मोटर में भी 860% के आसपास की हमने बढ़ोतरी देखी थी। तो ये रफ्तार थी और इसके चलते वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए और वो वैल्यूएशन करेक्शन अभी हो रहा है, डिमांड भी नहीं आ रही है। तो 2-3 चीज़ें कहीं ना कहीं मोटा मोटी क्लब हो रही हैं और ऑटो सेक्टर का कह सकते हैं कि जो हवा है उसको निकाल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिमांड तो अपनी जगह पर है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी महंगाई सेक्टर में, और ये चिंता निवेशकों को सता रही है। ऑटो सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली है, वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, लेकिन अभी थोड़ी सी डिमांड को रिलेटेड चिंताएं हैं और इन्वेंट्री भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभिषेक, पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक